नमस्कारम। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस 10th क्लास बायोलॉजी। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका नाम में ही क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी कि वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं। ये लेसन के नाम ही क्वेश्चन है, ये लेसन का नाम ही क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो धरती पर जो जीव रहते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बंदर हो, वो सब बच्चे क्यों पैदा करते हैं। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है रिप्रोडक्शन, और अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होता है। ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे और सीखेंगे। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ये डिस्कस करने से पहले, ये मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले कि ऑर्गेनिज्म की जीव जो हैं वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं, इसका मैकेनिज्म, इसकी प्रोसेस को समझने से पहले क्या करें, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, कि चलो एक साधारण सा प्रश्न पूछते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि जो जीव हैं वो बच्चे क्यों पैदा करते हैं। क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है। तो चलो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, कि रिप्रोडक्शन आवश्यक नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए, है ना। कि मतलब जैसे अगर कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वो मर नहीं जाएगा। आपने कई सारे देखे हैं, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो शादी नहीं करते तो उनके बच्चे नहीं होते, तो अब क्या ऐसा क्या वो जीवन नहीं जी पाते? जीवन तो जीते हैं वो। तो वही बात इसमें कही है कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो जरूरी भी नहीं है। अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसकी उम्र कम हो जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ऐसा ही रिप्रोडक्शन क्या है, कोई आवश्यक प्रोसेस नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, कि ये विपरीत है। जैसे कुछ प्रोसेस होती हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे कि न्यूट्रिशन, भोजन करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट लेना, ये जरूरी है। अगर आप फूड नहीं खाओगे, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसकी जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, जो आवश्यक है, जिसके बिना तो डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, तो अगर सांस भी नहीं लेंगे तो भी डेथ हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एसेंशियल प्रोसेस है, जरूरी है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन वो होती है बॉडी के अंदर से वेस्ट पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे वो इंसान की बॉडी में या किसी भी जानवर की बॉडी में क्या होता है, देखो वो यूरिन सिक्रेट करता है, उसकी बॉडी में से वेस्ट निकलता है, वो पोटी करता है, उसकी बॉडी में से वेस्ट निकलता है। तो और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सांस बाहर निकालता है तो क्या करता है, वो पहले सांस अंदर लेता है तो ऑक्सीजन ले लेता है, जब सांस बाहर निकालता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वेस्ट है। तो क्या है ये सब, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में से जो वेस्ट बाहर निकालने के लिए प्रोसेस करता है, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन भी क्या है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी में से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जैसे हमारी किडनी क्या करती है, यूरिन बनाती है, और वो यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है, वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो कुछ लोगों की किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, और फिर उसके बाद में क्या है, अगर इलाज ना कराएं समय पर तो डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर किडनी फेल हो गई तो खून के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर नहीं निकल पाएगा, प्रॉपरली यूरिन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए देखो, कुछ लोग ऐसे मजाक कर देते हैं, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि बॉडी में से यूरिन बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बॉडी में से वेस्ट को बाहर लेके जाता है यूरिन।
लेकिन हम इस इन प्रोसेस का मजाक उड़ा देते हैं। उसी तरह अगर कोई पोटी कर रहा है तो पोटी करना बड़ा जरूरी है। आप भी शायद हंस रहे होगे कि क्या टीचर है ये, बट जरूरी है, क्योंकि पोटी करने से क्या होता है, शरीर का वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आप देखो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनकी पोटी ही नहीं आती। अब क्या है, शरीर में क्या है, वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा तो वो बीमार हो जाते हैं। और अगर बॉडी में वेस्ट इकट्ठा होता रहे तो और इलाज ना कराएं तो डेथ ही हो जाएगी। देखिए आप अपने घर में अगर वेस्ट कचरा इकट्ठा कर लो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से शरीर में से अगर वेस्ट बाहर नहीं निकला तो भी हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो ऐसे कुछ नहीं होगा कि वो सांस नहीं ले पाएगा, वो खाना नहीं खा पाएगा, उसकी वेस्ट नहीं वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस तरह क्या है, रिप्रोडक्शन अब तक हम देख रहे हैं एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। कि दूसरी तरफ कहता है, अगर कोई, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, वो रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा इसकी हम ट्रेलर देख रहे हैं कि जब मान लो एक मक्खी है, वो अपने जैसे मक्खियां पैदा कर दे तो रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक अमरूद का पेड़ है, अगर उसमें से उसके जैसे और अमरूद के पेड़ उग जाएं तो वो रिप्रोडक्शन है। अगर एक इंसान है तो इंसान अपने जैसे इंसान पैदा कर ले, वो रिप्रोडक्शन है। अगर एक बंदर है, वो अपने जैसे बंदर पैदा कर ले तो वो रिप्रोडक्शन है। तो कहता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म मोर इंडिविजुअल्स और कई सारे और ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो उसकी काफी सारी एनर्जी खर्च होती है ना। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, एक तरह से खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो कहता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसकी जीवन के लिए जरूरत, जीवन के लिए जो बहुत आवश्यक नहीं है, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करता है। ये रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है कि रिप्रोडक्शन के बिना हम मरेंगे तो नहीं, तो फिर और रिप्रोडक्शन में एनर्जी बॉडी लगती है। देखो किसी आपके पड़ोस में किसी का बच्चा होता है तो देखो उसको कहीं कभी रात में पोटी कर देता है, कभी बाथरूम कभी ले जाओ, कभी कपड़े बदलो, वो उसको खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, उसको परवरिश करो, उसको ठीक है। कोई कहता है मैं खर्चा हो गया, इसको पढ़ाओ, इसको ट्यूशन दिलाओ, इसको, है ना। तो बॉडी एनर्जी लगती है। माँ बाप कहते हैं अभी सारी जिंदगी समर्पित कर देते हैं अपने बच्चों पर। आप चिड़िया को देखना, वो घोंसला बनाती है, चिड़िया का जो पैर होता है वो फिर अंडे देती है, फिर बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है, कोई दूसरा पक्षी आ जाए तो उससे लड़ती है, उनकी जान बचाती है। तो देखो कितनी अपने जीवन के कितने साल, हम इंसान हैं या कोई पक्षी है, अपने जीवन का काफी समय अपने बच्चों की परवरिश में लगा देता है। और या मैं तो ये कहूँ कि आधी से ज्यादा जिंदगी अपने बच्चों की को समर्पित कर देता है। आपने भी अपने माँ बाप कहते हुए सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो खत्म होगी, बस ये है कि बच्चों के लिए जी रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बन जाए। अपनी तो जैसे तैसे कट जा रही है, लेकिन बच्चों का भविष्य बन जाए, ये अच्छा पढ़ लिख जाए, इनके सपने पूरे हो जाए। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है पेरेंट की। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठाता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके बिना भी रहा जा सकता है, बिना बच्चे पैदा किए भी रहा जा सकता है, तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्यों अपनी एनर्जी खपा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हम ढूंढेंगे। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। कि ये बड़ा रोचक हो जाएगा, बड़ा मनोरंजन हो जाएगा कि अगर इन सभी क्वेश्चंस को हम अपने क्लास में पूछें। तो मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपके टीचर्स ने पूछे ये क्वेश्चन आपसे? क्या आपने अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में क्वेश्चन डिस्कस किया? मुझे लगता है किए होंगे जरूर। तो यहां भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन यहां पर उठा है कि जब रिप्रोडक्शन में इतनी एनर्जी खर्च होती है और इसके बिना भी रहा जा सकता है, तो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म। देखिए इसका आंसर है कि जब भी दुनिया में या अपनी धरती पर कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसकी डेथ निश्चित होती है। हम सब क्या है, मॉर्टल हैं, एक ना एक दिन मौत जरूर आएगी। तो अब सोचो, इंसानों की बात अगर ले लो आप, मान लो अभी दुनिया मान लो 800 करोड़ मान लो
800 या मान लो 700 करोड़ इंसान है मान लो। अब क्या है, अगर रिप्रोडक्शन ना होए और नए बच्चे पैदा ना होए तो क्या होगा, इंसान तो 100 साल बाद मर जाता है। तो धीरे धीरे इंसान मरने लगेंगे, 7 करोड़ से 6 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, ऐसे घटने लग जाएंगे इंसान। और एक दिन क्या होगा, सारे इंसान धरती पर से मर जाएंगे क्योंकि नए तो पैदा नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, धरती मानव रहित हो जाएगी, बिना इंसानों वाली धरती रह जाएगी, पूरी धरती पे कोई इंसान नहीं रहेगा। यानी कि इंसान की स्पीशीज खत्म हो जाएगी, जाति प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। ये हमारा आंसर आता है बायोलॉजी में। आया समझ में? देखो एक बार और समझते हैं। मान लो चिड़ियां हैं, अगर चिड़ियां अंडा देना बंद कर दें, यानी कि रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, तो कुछ क्या होगा, चिड़िया 5 साल में 10 साल में चिड़ियां मर जाती हैं। तो एक दिन क्या होगा, धरती से सारी चिड़ियां धीरे धीरे मर जाएंगी और एक दिन एक भी चिड़िया नहीं रहेगी धरती पर, और अब नई चिड़ियां पैदा नहीं हो रही है। तो फिर 10 साल बाद क्या होगा, धरती पर एक भी चिड़िया नहीं रहेगी। यानी चिड़ियों की प्रजाति, इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज, हिंदी में कहते हैं प्रजाति। तो चिड़ियों की प्रजाति, चिड़ियों की स्पीसीज धरती से खत्म हो जाएगी। इसलिए चिड़ियां क्या करती हैं, मरने से पहले अंडा दे जाती हैं, मरने से पहले बच्चे पैदा कर जाती हैं, ताकि, क्योंकि देखो हमारे दादाजी के समय पर भी चिड़ियां थी, हमारे पिताजी के समय पर भी चिड़ियां थी, और हमारे समय पर भी चिड़ियां हैं, और आने वाले बच्चों के समय पर भी चिड़ियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे इंसान बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, चिड़ियां भी बच्चे पैदा करती जा रही हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि धरती पर उसकी प्रजाति बनी रहे, धरती पर उसकी स्पीशीज बनी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce। कहता है ऊपर वाले जो क्वेश्चन का आपका कोई भी आंसर हो, ठीक है, लेकिन ये बात सच है, ये जाहिर सी बात है, ये आम सी बात है कि हम ऑर्गेनिज्म को तभी नोटिस करते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उसके ऊपर। देखो अभी समझ में आएगी बात क्या कह रहा है। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। कि यदि पूरी दुनिया में कोई किसी एक तरह का जो जानवर है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो पूरी दुनिया में एक ही हो, तो ये हम क्या है उसको कभी नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। यानी इसको ऐसे समझो कि मान लो पूरी दुनिया में एक ही अमरूद का पेड़ होता, वो पता नहीं किसी जंगल के किस कोने पे लगा होता, तो क्या है, हमें कभी वो अमरूद दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि हर जंगल में तो इंसान घूम भी नहीं सकता। और हम क्या रह जाते, अमरूद से वंचित रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि अमरूद नाम का पेड़ होता है, इस पे फ्रूट, इस तरह के मीठे फ्रूट लगते हैं, क्योंकि धरती पर क्या है, लाखों अमरूद के पेड़ हैं, इसलिए हमें पहचान है। ये दूसरा एग्जाम्पल समझो, आप सभी ने मोर देखे हैं, पीकॉक। अगर पूरी दुनिया में एक ही मोर होता, वो भी किसी जंगल में रह रहा होता, तो किसी इंसान का ध्यान ही नहीं जाता मोर के ऊपर, तो हमें मोर की पहचान ही नहीं होती। हमें उसी चीज की पहचान होती है जिनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा दिखाई देते हैं और हमें ज्यादा पहचान हो जाती है। ठीक है, तो या जैसे समझ लो आप, और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि मैंगो एग्जांपल है। आप सब आम खाते हो, आप सब ने आम का पेड़ भी देखा होगा, क्योंकि आम के पेड़ दिख जाते हैं। आप स्कूल में से निकलते हो, रास्ते में कहीं खेत के किनारे, कहीं सड़क के किनारे, कहीं ना कहीं लगा होता है आम का पौधा। ठीक है, क्योंकि वो उनकी संख्या ज्यादा है। अगर पूरे भारत में भी एक ही आम का पौधा होता, वो भी पता नहीं किसी गांव में, किसी किनारे में, पता नहीं कहीं लगा होता, तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता वहां पर कि आम नाम के भी पेड़ होता है, इसके भी फल लगे होते हैं। तो इस लाइन में यही कहा है कि अगर किसी एक तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता और वो अपनी तरह का पूरी दुनिया में एक ही होता, तो हमें शक है
कि हम कभी उसके अस्तित्व पर, उसकी एग्जिस्टेंस को नोटिस ही नहीं कर पाते, उसको कभी देख ही नहीं पाते। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग दैम टू आवर नोटिस। कि कोई स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, उसके अगर काफी सारे ऑर्गेनिज्म है, काफी सारे उसके ऑर्गेनिज्म, उसके जीव काफी सारे हैं, तभी हमारा उसके ऊपर ध्यान जाता है। जैसे आप मच्छरों को देखते हो, हर रोज देखते रहते हो, क्योंकि है ही इतने ज्यादा, करोड़ों मच्छर हैं, पी 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 घूमते रहते हैं, म्यूजिक देते रहते हैं, तो हमारा ध्यान चला ही जाता है। अब अपनी क्लास में पूछना कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने मच्छर नहीं देखा, तो सभी ने देखा होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। अगर होते पूरे गांव में 10 मच्छर होते तो ध्यान ही नहीं जाता, वो एक मच्छर उस गली में घूम रहा है, ध्यान ही नहीं जाता, दौड़ दौड़ के देखने जाते हैं, चलो देख कर रहते हैं मच्छर को। तो इस लाइन में यही है कि अगर किसी स्पीसीज के काफी सारे ऑर्गेनिज्म है तो हमारा उन पर नोटिस जल्दी हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। यहां क्वेश्चन पूछता है कि ये हमें पता कैसे चलता है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं और वो एक ही प्रजाति के हैं, ये कैसे पता चलता है? जैसे कि आप देख रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा एक दोनों मच्छर हैं, ये दोनों मक्खी हैं, ये दो ऑर्गेनिज्म दोनों सांप ही हैं, ये दो पेड़ दोनों अमरूद के ही हैं। यानी कि आपको पता कैसे चलता है कि दो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही स्पीसीज के हैं या अलग अलग स्पीसीज के हैं? अभी बताता हूं इसका आंसर। में पहले बुक की सुनते हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हो, एक जैसे दिखाई दे रहे हो, वो सेम स्पीसीज के होते हैं। जैसे दो घोड़े हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। दो हाथी हैं, एक जैसे उसके भी सूंड है, उसके भी सूंड है, एक जैसे दिखाई देते हैं। दो गायें हैं, है ना, एक जैसी दिखाई देती है। तो दो इंसान है, एक जैसे दिखते हैं, उसकी भी दो आंखें, इसकी भी एक कान, दो कान, एक नाक, एक मुंह, ऐसे। तो जब दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई ये तो एक ही प्रजाति के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं। Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। अच्छा, इससे पहले एक और आगे चलता हूं, मैं स्पीसीज के बारे में बताऊंगा। अगर मैं एक पॉइंट और है, स्पीसीज वाले जो ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज कैसे पता चलेगा? अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, तो उनको, वो भी एक ही स्पीसीज के होते हैं। जैसे मतलब गाय बैल है, गाय की प्रजाति क्या है? वो क्या है? बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाथी है, हाथी हथनी, वो आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। इंसान आपस में बच्चे पैदा कर सकता है। बंदर आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यानी वो एक ही स्पीसीज क्या है। अब लगा लो हाथी और घोड़ा आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? वो एक ही स्पीसीज के नहीं है। अभी इधर देखो, शेर और गधा आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप शेर ले आओ, एक उधर से गधी ले आओ, दोनों की शादी कर दो, हैप्पी मैरिड लाइफ, तो उनके बच्चे ही नहीं होते। पता चला वो शेर अपनी वाइफ को खा जाएगा, है। तो और एग्जांपल ले लो आप, मान लो, और कौन सा लें एग्जांपल? एक मान ले कौवा है और एक चिड़िया है, तो उनका भी क्या है? बच्चे पैदा नहीं होते। तो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऐसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं जो काफी हद तक उनके जैसे ही दिखाई देते हैं। यानी रिप्रोडक्शन की बात करता है कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। जैसे अब हाथी है, हाथी का बच्चा होगा तो वो बच्चा हाथी जैसे दिखेगा, ऐसे तो नहीं वो बंदर जैसे दिखेगा, है ना। उसकी भी सूंड होगी तो कहेंगे हाँ हाथी का बच्चा हाथी जैसे दिखता है। शेर का बच्चा शेर जैसे दिखता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसे दिखता है, गधे का बच्चा गधे जैसे दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसे दिखता है। ऐसा नहीं कि भाई इंसान का बच्चा है और हाथी जैसे दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, है ना। इंसान का बच्चा और सांप जैसे दिख रहा है, सांप निकल आया, ऐसा नहीं होता। तो इस लाइन में ये बताया है कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें
रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले नए ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। आया समझ में? तो ये था हमारा इस हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले लेसन का इंट्रोडक्शन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इस इंट्रोडक्शन को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।